नमस्कार साथियों। बिहार के भोजपुर इलाके का एक 26 वर्षीय नवयुवक भरत भूषण तिवारी 17 जून 2026 को पुलिस द्वारा एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस की इस कार्रवाई ने सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश के इंसाफ पसंद लोगों को झकझोर कर रख दिया है। परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा द्वारा मामले की न्यायिक जांच भी शुरू हो गई है। भरत भूषण तिवारी की पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत अब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। एक और उसके समर्थन में बोलने वाले लोग इस मुठभेड़ में शामिल पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और भरत भूषण को एक क्रांतिकारी नौजवान के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इस पूरे मामले को जाति के चश्मे से देख रहे हैं। उनका कहना है कि इस घटना को इतना बड़ा मुद्दा बनाए जाने का एक कारण भरत भूषण तिवारी का सवर्ण ब्राह्मण समुदाय से होना है। उनका तर्क है कि जब पुलिस मुठभेड़ों में मुस्लिम, सिख या ईसाई समुदाय के लोगों की मौत होती है, तब वैसी व्यापक राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलती जैसी इस मामले में दिखाई दे रही है। इसलिए उनके अनुसार इस घटना को असामान्य रूप से अधिक तूल दिया जा रहा है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग यानी एनकाउंटर का इतिहास बहुत पुराना है। एनकाउंटर या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की शुरुआत लेट 60 और 70 के दौरान तब चलन में आई जब आंध्र प्रदेश और बंगाल में नक्सलवाद से निपटने के लिए पुलिस ने बिना मुकदमे के उन विद्रोहियों को निपटा देने का रास्ता अख्तियार किया। 80-90 के दशक में पंजाब, उत्तर पूर्व तथा जम्मू और कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी प्रोग्राम के तहत ढेरों लोगों को पुलिस द्वारा मारा गया, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के तहत। इसके बाद सन 2000 के आसपास मुंबई पुलिस द्वारा अंडरवर्ल्ड माफिया के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एनकाउंटर किलिंग की चर्चा जोरों से रही। मुंबई पुलिस में इसके लिए अलग से एक विभाग ही बना दिया गया। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस ऑफिसरों को विभाग द्वारा सम्मानित किया गया और मीडिया में भी महिमा मंडित किया गया, यानी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग धीरे धीरे नॉर्मल होता गया। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद अपराधियों से निपटने के लिए एनकाउंटर किलिंग राज्य की अघोषित पॉलिसी बन गई। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ खुलेआम कहते हैं कि अगर पुलिस गोली नहीं चलाएगी तो क्या गोली खाएगी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का अपराधियों और माफिया से निपटने का ये नुस्खा खूब चर्चा में रहा है। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे, जिन पर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप था, उज्जैन से कानपुर लाते समय गाड़ी पलट गई। पुलिस के मुताबिक भागने की कोशिश में मारा गया। सबसे ज्यादा विवादित केस गाड़ी पलट गई वाला नैरेटिव बना। 15 अप्रैल 2023 माफिया राजनेता अतीक अहमद और भाई अशरफ पुलिस कस्टडी में। मेडिकल चेकअप के दौरान 3 हमलावरों ने कैमरे पर गोली मार दी। टेक्निकली पुलिस एनकाउंटर नहीं, लेकिन यूपी के गैंगस्टर क्रैकडाउन का हिस्सा माना गया। 13 अप्रैल 2023 झांसी, अतीक अहमद का बेटा असद उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड, एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया। संसद में सवालों के जवाब में गृह मंत्रालय एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हवाले से दिए गए एक जवाब के मुताबिक 1 जनवरी 2017 से 31 जनवरी 2022 के बीच 155 एनकाउंटर मौतें दर्ज हुई हैं। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 2017 से 2026 तक 17,000 से अधिक पुलिस मुठभेड़ हुई हैं, जिनमें 289 लोग मारे गए हैं। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में बीजेपी के सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनी सरकार ने सत्ता में आते ही बुलडोजर राज कायम करने की शुरुआत की। वहां पुलिस को भी संकेत मिल चुका है कि राज्य में सत्ता का खौफ पैदा करना है और आतंक का राज कायम करना है, ताकि मीडिया और अपने समर्थकों के बीच लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होने का ढिंढोरा पीटा जा सके। भरत भूषण तिवारी जैसा नौजवान सरकार की लॉ एंड ऑर्डर की इस नई नीति का शिकार हो गया है। इस नौजवान का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।
ना ही वे किसी माफिया ग्रुप का हिस्सा था, और आ रही रिपोर्टों के मुताबिक वह सरेंडर के लिए भी तैयार था। फिर पुलिस की इस कार्रवाई को कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी एनकाउंटर के लिए 16 पॉइंट गाइडलाइन दी थी, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। हर एनकाउंटर किलिंग में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, मजिस्ट्रियल जांच जरूरी है, एफआईआर की स्वतंत्र सीआईडी और इंडिपेंडेंट पुलिस टीम से जांच हो जो कि 6 महीने में पूरी हो। भरत भूषण तिवारी की पुलिस द्वारा एनकाउंटर के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट की उसी गाइडलाइन का पालन हो रहा है, तब कई लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। वे लोग जो भरत भूषण तिवारी को अपराधी या सनकी मानकर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को जायज ठहरा रहे हैं, वे इंस्टेंट जस्टिस की थ्योरी में बिलीव करते हैं। ऐसी सोच से समाज में अराजकता को बढ़ावा मिलेगा और पुलिस राज्य को मान्यता मिलेगी, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरा है। अब आते हैं एक बार फिर भरत भूषण तिवारी के बैकग्राउंड में। 26 वर्षीय भरत भूषण भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव का रहने वाला था। यह गांव बराबर बाढ़ की चपेट में आता रहा है। हर साल बाढ़ की विभीषिका में गांव वालों की फसलें, घर, जमीन सब तबाह होते रहे। यहां तक कि उनके लिए गांव से पलायन ही एकमात्र रास्ता बचा था। भरत भूषण इस मामले को लगातार प्रशासन के समक्ष उठा रहा था, परंतु आश्वासनों के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई न होने के कारण इस नौजवान का तेवर प्रशासन के खिलाफ और तीखा होता गया। अन्य स्थानीय समस्याओं को लेकर वह अकेला ही संघर्ष करता रहता था। अपने आप को भगत सिंह का और अन्य आजादी के क्रांतिकारियों का अनुयायी मानता था। भगत सिंह की जो कल्पना उसके दिमाग में थी, उसके मुताबिक एक अवैध देसी कट्टा लेकर निकल पड़ा वह अपने गांव के लोगों को न्याय दिलाने, और फिर हो गई पुलिस से मुठभेड़। ये कोई फिल्मी कहानी के कथानक से कम नहीं है। क्रांति और राज्य सत्ता के बारे में उसकी इस समझ के लिए जितना वो जिम्मेदार है, शायद ये समाज भी उतना ही गुनाहगार है। जिस तरह से इतिहास की किताबों में भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ाया जाता है, वह उनके विचारों को छुपाने से ज्यादा और सिर्फ उनके उस विद्रोही तेवर को उजागर करने वाला अधिक है, जिसमें भगत सिंह के एक हाथ में बम और दूसरे में पिस्तौल। इसी का नतीजा है कि आज का नौजवान देश की आजादी के आंदोलन में क्रांतिकारी धारा के योगदान से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है, खासकर उसके वैचारिक पक्ष के बारे में। भरत भूषण भी अपने आप को क्रांतिकारी का अनुयायी तो मानता था, परंतु वह भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के विचारों से परिचित नहीं था। भगत सिंह ने कहा था कि क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है, जिसके बल पर शोषण की व्यवस्था को पलटकर न्याय और बराबरी आधारित समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। भगत सिंह का सपना था शोषण मुक्त समाज कायम करने का। उनके लिए क्रांति का अर्थ केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि शोषण, असमानता और अन्याय पर आधारित व्यवस्था का आमूल परिवर्तन था। वे एक ऐसे समाज का सपना देखते थे जहां अमीर और गरीब के बीच गहरी खाई ना हो, जाति के आधार पर ऊंच नीच का भेद समाप्त हो और इंसान की पहचान उसके श्रम तथा मानवीय गरिमा से हो। वे सांप्रदायिक राजनीति के कट्टर विरोधी थे। वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कशीलता के समर्थक थे। उनका प्रसिद्ध लेख मैं नास्तिक क्यों हूं आज भी उनके वैचारिक विकास और बौद्धिक ईमानदारी का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। भगत सिंह केवल हथियार उठाने वाले नौजवान नहीं थे, वे एक गंभीर अध्ययनशील चिंतक भी थे। जेल में रहते हुए भी उन्होंने अनेक पुस्तकें पढ़ी, विस्तृत नोट्स लिखे और समाज, राजनीति तथा अर्थव्यवस्था पर गहन चिंतन किया। कहा जाता है कि फांसी से ठीक पहले भी वे रूसी क्रांतिकारी नेता लेनिन के लेखन का अध्ययन कर रहे थे। यही थे शहीद आजम भगत सिंह, जिनके लिए विचार, अध्ययन और सामाजिक परिवर्तन
क्रांति के वास्तविक आधार थे। जिस तरह आज बिहार के युवा भरत भूषण तिवारी की मिट्टी की सौगंध खाकर क्रांतिकारी बनने का संकल्प ले रहे हैं, इसलिए ये और भी जरूरी हो जाता है कि इस नई पीढ़ी को भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के विचारों से अवगत कराया जाए। आज की युवा पीढ़ी का यह संकल्प तब तक अधूरा रहेगा जब तक वो अपने संघर्षों को न्याय अन्याय की कसौटी पर नहीं कसेंगे। इसके लिए जरूरी है समाज के बारे में गंभीर अध्ययन और समस्याओं के समाधान के लिए संगठित प्रतिरोध विकसित करने के लिए अथक प्रयास, ताकि समाज परिवर्तन की राह सुगम हो सके। तो मैं सीमा मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा।